वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना और आप देख रहे हैं सर एहतशाम का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी हिट कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो जी आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस पर अबाउट आवर साइंस सीरीज़। हमारा जो सिलेबस था, मैंने जो यूट्यूब हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है साइंस सीरीज़, इसमें ऑलमोस्ट हमने अपना जनरल साइंस का 50% सिलेबस कवर कर लिया है और हमारी जो वीडियोस भी हैं वो 50+ हो चुकी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक वीडियो ऐसी प्लान करूं कि जो क्वेश्चंस मुझे बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं हमारे वीडियोस के कमेंट सेक्शन में भी और ईमेल्स में भी, ख़ास तौर पे ये ईमेल्स में जो मैंने ज़्यादा तो इसके लिए मैंने सारे कमेंट्स को आज दोबारा से रीड आउट किया और सारे ईमेल्स को भी दोबारा से देखा और मैंने उन सारे क्वेश्चंस को पॉइंट आउट किया। और मैंने फिर वैसे तो मैं कोशिश करती होती हूँ कि जो लोग भी मुझे ईमेल करें मैं उनको फ़ौरन रिप्लाई करूँ और उनको उसके थ्रू जो है उनकी क्यूरीज़ को सेटिस्फाई करूं, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चंस फिर बार बार रिपीट होते हैं। कुछ न्यू व्यूअर्स होते हैं या जिनको नहीं उसका आंसर मिला हुआ, तो वो मुझसे बार बार यही पूछते हैं। तो मैंने इन सारे क्वेश्चंस को जो है आज वो पॉइंट आउट कर लिया है। तो मैंने 7-8 जो बातें हैं वो निकाली हैं कि जो स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं। जितनी भी मुझे आज तक ईमेल्स रिसीव हुई हैं उसमें 98% जो है वो स्टूडेंट्स दो मेन बातें पूछते हैं जी, सोर्सेज और नोट्स। सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए। वैसे तो मैंने इसके लिए एक प्रॉपर वीडियो जो है वो बनाई थी। मेरी जो पहली 2 जनरल साइंस की वीडियोस हैं वो इन्हीं 2 क्वेश्चंस को एड्रेस कर रही हैं। मैंने उनमें बार बार मेंशन किया। वैसे मैं अपनी वीडियोस में भी जो है बार बार मेंशन करती रहती थी कि आप ये वाले सोर्सेज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन मैं आज इसको दोबारा से इस क्वेश्चन को एड्रेस करूँगी और मैं उन वीडियोस के भी जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक अटैच कर देंगे। सबसे पहले जी सोर्सेज। जो सोर्सेज मैंने कंसल्ट किए थे वो थे जी मैट्रिक की बुक और एफएससी की बुक जनरल साइंस के लिए, क्योंकि इसमें कोई ये जो हमारा जनरल साइंस का जो सब्जेक्ट है इसके लिए आपको कोई बहुत इंसाइक्लोपीडियाज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। इस सब्जेक्ट का नेचर डिफरेंट है आईआर से, पोल साइंस से, करंट अफेयर से या पाक अफेयर के लिए जो हमें सीएसएस के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपको बहुत जनरल और बेसिक लेवल तक के लिए चाहिए होता है। मैंने वहाँ से कंसल्ट किया था। आपको जहाँ से भी इजी लगता है आप वहाँ से करें, क्योंकि मेरा साइंस का बैकग्राउंड था। मैंने वो चीज़ें मैट्रिक में भी पढ़ी हैं, एफएससी में भी पढ़ी हैं, आगे फार्म डी में भी मेरी कनेक्टिविटी जो है उनसे लिंक मेरा ख़त्म नहीं हुआ। हम वही चीज़ें अगेन एंड अगेन मज़ीद उसको डिफाइंड या एलैबोरेटिव फॉर्म में पढ़ते रहते थे। तो इसलिए मुझे इस पोर्शन को कंसल्ट करने में कभी भी इशू नहीं हुआ। तो आप एफएससी की बुक्स देखें, आप मैट्रिक की बुक्स देखें, आप अब आप देखिए जैसे आपने जौन से पोर्शन करने, जैसे बायोलॉजी का पोर्शन है वो सेल से स्टार्ट होता है। सेल आपको 9th की बुक में भी मिलेगा, वो आपको एफएससी की भी बुक में मिलेगा। एफएससी की बुक में मेरे ख्याल वो चैप्टर, फिर बाद स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली चैप्टर नंबर भी पूछते हैं। तो अब चैप्टर नंबर्स तो मुझे याद नहीं है क्योंकि इट्स बीन लॉन्ग कि मैंने वो बुक्स देखी हों। तो आई थिंक जो एफएससी की बुक है वो चैप्टर नंबर 4 है और सेल के लिए। अब आगे बायोमॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स 9th क्लास की मेरे ख्याल केमिस्ट्री की बुक में बायोकेमिस्ट्री के पोर्शन में है, जबकि एफएससी की जो बुक है उसके अंदर जी वो मेरा ख्याल सेकंड चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री के नाम से। उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स भी आ जाएंगे, उसके अंदर प्रोटीन्स भी आ जाएंगे, उसके बाद लिपिड्स भी आ जाएंगे, उसके बाद एंजाइम्स का जो चैप्टर है वो 3rd चैप्टर है। आप डिटेल से बुक तो देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका कौन कौन सा पोर्शन कौन सी बुक से कवर होता है। जो फिज़िक्स की बुक है उसके लिए आपको सिर्फ एफएससी की आई थिंक फर्स्ट ईयर की बुक जो है सिर्फ वो कंसल्ट करनी पड़ेगी। बड़ा ब्रीफ सा पोर्शन आपके सिलेबस में मेंशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, तो उसके लिए आपको ज़्यादा नहीं फटीग होगी। आपको सिर्फ वो एक ही रीडिंग देनी पड़ेगी, 1 या 2 रीडिंग्स देनी पड़ेंगी। आपको चैप्टर्स भी नहीं, इनफैक्ट कुछ पेजेस आपको कंसल्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह केमिस्ट्री का पोर्शन है। केमिस्ट्री का पोर्शन भी आपको एफएससी की बुक में बहुत इजीली, मेरा ख्याल चैप्टर नंबर 4 है, उसमें सारी बॉन्डिंग्स वगैरह हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। इसके अलावा अगर आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं तो उनके पहले 1-2 चैप्टर्स जो होते हैं जिसके अंदर कंपाउंड की डेफिनेशन
डेफिनेशन हो गई, क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लिए तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ना। अगर आपको उन्होंने सिलेबस में वो टॉपिक मेंशन कर दिया, लेकिन ऑब्जेक्टिव तो वो CSS में भी और किसी भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में या किसी भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड जो पेपर है उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो डिटेल में चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो आप उनको ज़रूर देखें। तो आपको ये चीज़ें और जो एटमॉस्फेयर का हम लोगों का पोर्शन है वो भी आपको दोनों बुक्स में मिल जाएगा। वो 9th की बुक में ज़्यादा डिटेल से है, और FSC की बुक्स में भी आखिरी जो चैप्टर्स हैं, आई डोंट रिमेंबर फर्स्ट ईयर या आई थिंक सेकेंड ईयर में, वहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा ब्लड वेजल्स फिजियोलॉजी 9th में भी आपको 10th में भी मिल जाएगी। तो ये जो आपके 3 जो मैक्सिमम पोर्शंस हैं वो बहुत इजीली जो है, ये सेरामिक्स वगैरह हो गया, फिजिकल साइंसेस का ऑलमोस्ट हाफ पोर्शन जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एनर्जी रिसोर्सेज हो गए, एनर्जी रिसोर्सेज आपको फिजिक्स की बुक में मिल जाएगा। या आपको बहुत जो उसमें आई थिंक 4th चैप्टर है एनर्जी रिसोर्सेज का वर्क वाले में। तो सिर्फ ऊपर ज्योग्राफी का एक पोर्शन है जो 3 उसके हेडिंग्स हैं, 3 जो पॉइंट्स हैं, जो 3 मेन टॉपिक्स हैं, सिर्फ वो ऐसी बुक वो हैं जो आपको 9th और 10th की या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक से नहीं मिलेंगे। उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपको कोई मार्केट में बुक मिलती है, आप वहाँ से उससे कंसल्ट कर लें। आपको इंटरनेट का सोर्स मिलता है, वहाँ से कंसल्ट कर लें। आपने सिर्फ 5 मार्क्स की अकॉर्डिंग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने, कोई इंसाइक्लोपीडियाज नहीं प्रिपेयर करने। इस सब्जेक्ट का नेचर बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, IR हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, पाक अफेयर हो गया, उनसे डिफरेंट है। आपको इसमें चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स तो डेफिनेटली हर चीज़ के आपको क्लियर ही करने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आपको चीज़ें थोड़ी सी क्रैम भी करनी पड़ेंगी, लर्न भी करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव भी आपको याद रखना पड़ेगा। जो मैकेनिज्म्स हो रहे हैं, चाहे वो फिजिकल साइंसेज में अर्थक्वैक्स वगैरह हो गए या बॉडी, ह्यूमन बॉडी, ये सारी चीज़ें आपको समझने के साथ साथ उसको बाद में याद भी करने पड़ेंगी। बहुत थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो अपडेट होती रहती हैं कि कोई नेचुरल डिज़ास्टर वगैरह हो गया, या अब कोई पेंडेमिक हो गया या एपिडेमिक हो गया रिसेंट में से, जो आपको ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए तैयार करना पड़ेगा। बाकी ऑलमोस्ट वही सिलेबस होगा, उसके लिए आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे क्या मैक्सिमम मुझे ईमेल करते हैं एंड दे आस्क्ड मी अबाउट नोट्स, कि मैं उनको अपने नोट्स दूं। तो जी वैसे तो मैं वहाँ पर तो खैर मैंने कभी किसी को इनकार तो नहीं किया। अभी तो फ़िलहाल मेरे पास मेरे नोट्स अवेलेबल भी नहीं है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी अदर अटेम्प्ट टू टेक, तो आई हैव गिवन माय नोट्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड। लेकिन स्टिल मुझे परसिस्टेंटली जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स के बारे में भी इंक्वायर करते हैं कि प्लीज़ आप अपने मैम नोट्स शेयर कर दीजिए। तो नोट्स का ये होता है कि उसमें कोई कॉपीराइट्स तो रिजर्व है नहीं जो खैर मैं शेयर ना कर सकूं। आई विल आस्क माय फ्रेंड, तो मैं उससे रिसीव कर लूँगी और मैं बहुत फिर जल्द आप लोगों को स्कैन करके दे भी दूँगी, क्योंकि मुझे बार बार यही जो वो ईमेल रिसीव होती हैं कि प्लीज़ आप नोट्स अपने दे दें। तो जो मेरे नोट्स होंगे, मुझे मेरे क्या लगता है, मेरा जो एक पर्सनल बिलीव है ड्यूरिंग CSS प्रेपरेशन, कि आपको किसी के भी नोट्स कभी भी हेल्पफुल नहीं हो सकते। अगर कोई IR का स्टूडेंट है जिसने BS ऑनर्स या उसका मास्टर्स हो गया, उसकी रिसर्च हो गई, वो ऐसे किसी सब्जेक्ट में है, कोई पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट है, कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट्स है, उसके जो बेसिक्स हैं, उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, कोई सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हो गया, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं या उसके जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो एक साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट के साथ या कोई बिजनेस के स्टूडेंट के साथ, इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट के साथ डिफरेंट होंगे। उसको चीज़ों की ऑलरेडी अवेयरनेस होगी, उसको इतनी इन डेप्थ डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे सोशल साइंस, जैसे अब मैं अगर अपनी बात करूँ कि जी मुझे तो कार्ल मार्क्स का पता ही आकर ड्यूरिंग CSS प्रेपरेशन चला, आपका एक चीज़ से एक्सपोजर ही नहीं हो पाता कि आपकी ड्यू टू लैक ऑफ जनरल रीडिंग भी, और आपके सब्जेक्ट की सिलेबस का जो आपका बैकग्राउंड और होता है, आप उन्हीं किताबों में खोए रहे होते हैं, आप अपना जनरल रीडिंग नहीं की होती है। तो इसी तरह जो है, तो जो सोशल साइंसेस के स्टूडेंट्स होंगे वो बहुत सारी अगर वो अपने नोट्स बना रहे हैं तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ों को स्किप कर जाएंगे
जो उन्हें ऑलरेडी आती हैं, तो वो ऐसे स्टूडेंट के नोट्स कभी भी डिटेल्ड नहीं होते। अब जैसे मैं भी थी तो जी मैंने अपने चैप्टर्स जो थे, जो मुझे चाहिए थे ड्यूरिंग प्रेपरेशन, वो कार्बोहाइड्रेट्स का, वो मैंने वैसे ही बुक से निकाल लिया 9th, क्योंकि बुक पूरी करना क्या ज़रूरत नहीं थी। कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर भी वहाँ से निकाल लिया, एंजाइम्स का भी निकाल लिया, कुछ कॉन्सेप्ट्स पहले ही थे इनहिबिटर्स वगैरह के, तो मैंने उनको कभी भी प्रॉपर नोट्स की शक्ल नहीं दी। बहुत कम ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने नोट्स फॉर्म में बनाया, शॉर्ट पॉइंट्स में बनाया, वो भी जस्ट फॉर द सेक ऑफ लास्ट डे रिवीजन, नॉट फॉर द होल सिलेबस प्रिपरेशन। और जहाँ तक कंप्यूटर की बात रही, हमारी फार्म-डी में भी एक कंप्यूटर का पूरा सब्जेक्ट होता है 100 मार्क्स का इन आवर फाइनल प्रॉफ, तो मुझे उसके लिए भी सेपरेट से कोई नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो मैंने वो भी चीज़ें वहीं से कंसल्ट कर ली फिर, क्योंकि आपके बेसिक्स अप टू 8th भी कंपलसरी होता है कंप्यूटर का सब्जेक्ट, तो वो भी आपके बेसिक्स तो क्लियर होते ही हैं, तो वो उनकी बेस मज़ीद बनती जाती है। तो उसके लिए भी मैंने कोई प्रॉपर नोट्स नहीं बनाए थे, मैंने अपनी वही वाली चीज़ें कंसल्ट कर उन्हीं को जो है पेपर के लिए प्रिपेयर किया था। बहुत कम कुछ पॉइंट्स होंगे, वो भी लास्ट डे की प्रिपरेशन के लिए, तो बाद में फिर ये कोई क्लेम ना आए कि जी आपके नोट्स में ये नहीं लिखा था, वो नहीं लिखा था। और नोट्स किसी के भी पढ़ लेने से जो बहुत सारी और डिटेल्स होती हैं, स्पेशली ऑब्जेक्टिव बहुत आपका मिस हो जाएगा। अगर आप अपनी जो बुक की रीडिंग है, चाहे जो भी हो, चाहे आप एफएससी की कर रहे हो, मैट्रिक की कर रहे हो, या और जो मार्केट में अवेलेबल हैं, अगर आप उनको रीड आउट नहीं करेंगे या जो एफपीएससी ने रिकमेंड नहीं किए हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा स्किप हो जाएगा। और अगर वो क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ट्विस्ट करके दे देता है, जैसे वो अब की दफ़ा उसने 2020 के अटैम्प्ट में से जो ज्योग्राफी का पोर्शन था, उसने दरमियान ऊपर सीधे सवाल दरमियान में से उसने पूछे हुए थे कि जो डीप कॉन्सेप्ट्स थे उनकी टाइप्स में से पूछे हुए थे। तो अगर आप बिल्कुल किसी के सीधे नोट्स पढ़ लेंगे या मैकेनिज्म्स पढ़ लेंगे, तो शायद आपकी वो डिटेल्स जो हैं वो मिस हो जाएं। इसलिए नोट्स किसी के साथ शेयर करना कोई बुरी बात नहीं, आप किसी के भी नोट्स देख लें, इट्स ओके, इट्स गुड। आपको आइडिया हो जाता है कि आपको प्रिपरेशन कौन से वे में करनी चाहिए, लेकिन आपको 100% किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी इंसान के नोट्स पे रिलाई नहीं करना चाहिए। आपको अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से, अपनी प्रिपरेशन और अपनी एबिलिटी के और अपने नॉलेज के हिसाब से जो है नोट्स खुद बनाने चाहिए, और उन पे आप चलें किसी के ले लेते हैं, उसमें आप ऐड ऑन करते रहें, किसी उस पे 100% रिलाई मत करें। तो ये था जी मेरा टेक अबाउट नोट्स। उसके बाद आ जाती है जी एबिलिटी। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स और तीसरी बात जो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि जी एबिलिटी के पोर्शन आप कब स्टार्ट करवाएंगी, उसके भी ट्रिक्स शेयर करें। तो मैं एबिलिटी का पोर्शन जो है वो टैकल नहीं करूँगी, मैं सिर्फ और सिर्फ सीएसएस जनरल साइंस का जो पोर्शन है उसको डील करूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जी हमारा एक और आ जाता है जी वॉइस क्वालिटी। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा वॉइस क्वालिटी का इशू था स्टार्ट में, क्योंकि हम वो वीडियोस ऑलरेडी बना चुके थे, तो इट वाजंट पॉसिबल फॉर अस कि हम उन वीडियोस को दोबारा बनाते, क्योंकि वो ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड होती हैं। एंड ट्रस्ट मी, यूट्यूब के लिए वीडियोज़ बनाना एक हरकुलियन टास्क होता है। आप खुद भी बहुत मेहनत करते हैं, आप खुद भी चीज़ों को पढ़कर बैठ रहे होते हैं, और एक पूरी टीम इन्वॉल्व होती है, आपने एक कैमरामैन आपके साथ इन्वॉल्व होता है, एक एडिटर इन्वॉल्व होता है। तो ये मुमकिन नहीं है कि जी उन प्री रिकॉर्डेड वीडियोस को हम दोबारा से बनाते। तो अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ और टाइम मैं मैनेज कर सकी, तो एट द एंड ऑफ द सीरीज़ हम उनमें सबटाइटल्स ऐड करने की कोशिश करेंगे। प्रॉमिस नहीं है, कोशिश करेंगे। ज़्यादातर वैसे इशू हमारा जो बायोमॉलिक्यूल्स के पोर्शन था उसमें आया था, तो लेकिन उसमें आया था, उसमें वॉइस का, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले टेस्टिंग नहीं की थी और माइक भी ऑन दैट टाइम अवेलेबल नहीं था, क्योंकि ऑन दैट टाइम लॉकडाउन बहुत सीवियर था, हर तरह के कुरियर्स वगैरह और जो मार्केट थी वो बिल्कुल बंद थी। तो माइक, ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ माइक, हमारी वॉइस क्वालिटी में इशू आया। लेकिन उसके बाद अब वॉइस क्वालिटी मेरा ख्याल है अब आप देख सकते हैं कि वॉइस क्वालिटी बहुत इम्प्रूव होती है। लेकिन जो भी स्टूडेंट्स पिछली वीडियोस देखते हैं तो वो वॉइस क्वालिटी पे ज़रूर कमेंट करते हैं, तो मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप अगली वीडियोस में वॉइस क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट को ज़रूर चेक कीजिएगा।
जी अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जी मैम आप हमें क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक बता दें। इसके लिए मैंने एक अलहदा से जो है वीडियो बनाई हुई है प्रॉपर, जो आई थिंक वीडियो नंबर 9 या 10 है कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन CSS जनरल साइंस क्वेश्चंस, उसकी मैंने वीडियो बनाई हुई है और मैं उसका लिंक भी इसमें शेयर कर दूँगी। और सीरीज़ के एंड पर मैं ट्राई करूँगी कि हम कोई पेपर जो है 2016 से 2020 के ऑनवर्ड कोई भी एक रैंडम जो है पेपर को प्रॉपर सॉल्व करके जो है आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। लेकिन ऑलरेडी इसकी वीडियो अवेलेबल है, मैंने उसमें 2 क्वेश्चंस थे जो डिफरेंट डोमेन्स के थे, उनको अटेम्प्ट करके वहाँ पर अटैच किया हुआ है, बल्कि क्वेश्चन सॉल्व भी किया हुआ है और साथ उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। जी एक और क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि डू वी हैव टू राइट डाउन द क्वेश्चन और नॉट। इट्स अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कि जी हमने क्वेश्चन लिखना है कि नहीं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख दें, इसके कोई मार्क्स नहीं करते हैं। CSS में सिर्फ प्रेसिडेंट कॉम्पोजिशन का एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको कॉम्पोजिशन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एक कंपलसरी थिंग है कि आपको उसके क्वेश्चंस रिप्रोड्यूस करने होते हैं, वो आपको लाजमी क्वेश्चन नंबर भी देना होता है और क्वेश्चन भी लिखना होता है आंसर से पहले। इसके अलावा किसी भी CSS के क्वेश्चन में ये मैंडेटरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपने क्वेश्चन देना। अगर आपके पास टाइम है, आप मैनेज कर सकते हैं तो आप ज़रूर क्वेश्चन लिख दीजिए, उसमें कोई बात भी नहीं। और अगर आप नहीं भी लिखते इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा पूछते हैं स्टूडेंट्स, बहुत दफ़ा। अच्छा जी, उसके बाद जी क्वेश्चंस ये बहुत बार स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं जी। पहले आप कहते हैं कि क्वेश्चन ब्रीफ होना चाहिए, तो फिर अगर उसने डेफिनेशन नहीं पूछी तो हम डेफिनेशन क्यों लिखें, ब्रीफ किस तरह हो। पे क्वेश्चन की नेचर ही बता देती है कि इसमें डेफिनेशन डिमांडेड है या नहीं है। बाज़-औक़ात उसने नहीं पूछा हुआ होता लेकिन आपको आइडिया हो रहा होता है कि इसमें डेफिनेशन ज़रूरी है। अगर उसने डोमेन ही और पूछे, उसने प्रोसेस ही पूछ लिया और उसने डेफिनेशन की तरफ इशारा नहीं किया तो डेफिनेटली आप उसकी डेफिनेशन जो है वो नहीं बताएंगे। आप सिर्फ जो है डायरेक्टली जो क्वेश्चन उसने पूछा है आप उसी का जवाब देंगे और क्वेश्चन ब्रीफ होगा, 5 नंबर के हिसाब से होगा, लेंथ मैटर नहीं करती। आपको खुद आइडिया होता है कि 5 नंबर में आपने अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया है। अगर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस में से कुछ पूछ लेता है तो एटलीस्ट अगर 5 नंबर का सवाल आया है तो अगर आपको 5-5 दोनों के आते हैं तो आप लिख दें तो जस्टिफाई हो जाता है। 6 लिख दें, 7 लिख दें, पर एटलीस्ट 5 तो ज़रूर लिखें, तो इतने में आपका क्वेश्चन जो है वो जस्टिफाई हो जाता है। और इसको मैंने पहले भी ये ट्रिक्स जो शेयर की थी कि भाई डायग्राम आप लाजमी बनाएं। साइंस के क्वेश्चन में जितनी मैक्सिमम आप फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, डायग्राम्स बना सकते हैं, वो आपके क्वेश्चन को के लिए आप ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मैंडेटरी होती हैं। साइंस के क्वेश्चन, साइंस के जो पेपर होता है उसमें मैंडेटरी होती हैं। इसके अलावा जी एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने स्पेसिफिकली पूछा था, कोई खातून थी, उन्होंने पूछा था जी प्लांट किंगडम और एनिमेलिया इसको लर्न करना है या डिस्कस करना है। मुझे उनके क्वेश्चन की इतनी अच्छी समझ भी नहीं आई। प्लांट किंगडम जो है और एनिमेलिया है इसको लर्न करना है या डिस्कस करना है क्लासिफिकेशन और टेक्सोनॉमी को बाकी क्वेश्चन को डिफाइन करने से पहले। देखें अभी तक तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर ने नहीं पूछा। मैंने जिसको जिस तरह प्रिपेयर किया था वो इसको बिल्कुल जो इससे हम लोगों की FSC की 9th या 10th की बुक्स में अवेलेबल है। और एग्जामिनर जो हमारा सिलेबस मेंशन किया गया उसमें भी उसने ब्रीफ ही इसका ओवरव्यू मांगा है कि आपको मेन जो क्लासिफिकेशंस होती हैं उनका पता हो, कौन सी कैटेगरी में कौन से एनिमल्स फॉल करते हैं वो भी पता हो। इसकी वीडियोस जैसे जैसे हम लोगों के सिलेबस में रिक्वायरमेंट थी मैंने उसके अकॉर्डिंग ही डील की हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे कहते हैं जी हम बहुत फार एरियाज़ में रहते हैं, एकेडमी आना पॉसिबल नहीं है और वैसे भी लॉकडाउन है तो दे कैन नॉट अप्रोच टू द रिसोर्सेज और द बुक्स, और तो वो क्या करें। देखें अब तो ऑलमोस्ट डिलीवरीज तो खैर ऑलमोस्ट हर जगह खुल चुकी हुई हैं। अब लॉकडाउन में खासी रिलैक्सेशन हो गई है। दो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस या एकेडमीज़ वगैरह भी ओपन नहीं हुई, उन्होंने प्रॉपर ऑपरेट नहीं करना स्टार्ट किया, तो आप अपनी जो बुक्स हैं वो तो परचेज़ कर सकते हैं ऑनलाइन। उसको परचेजिंग का ऑप्शन उर्दू बाज़ार भी प्रोवाइड करता है और बाकी भी जो जौन से लोग जौन से प्रोविंसेस में रहते हैं वहाँ पर
भी यकीनन ऐसे बुक स्टोर्स होंगे जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अदरवाइज़ लाहौर से तो आप थ्रू आउट द कंट्री ही अपनी डिलीवरीज मंगवा सकते हैं। तो जी आप अपनी जो डिलीवरीज हैं वो थ्रू आउट द कंट्री मंगवा सकते हैं। और इसके अलावा अगर जहाँ तक आप हमारी वीडियो सीरीज़ की, मेरी यूट्यूब सीरीज़ की अगर जो साइंस सीरीज़ है इस पर रिलाय करने की बात करते हैं तो जी आप इस पर रिलाय कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि आप 100% इस पर रिलाय कर सकते हैं या आपको इसके अलावा बुक रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा नहीं है। जो वीडियोस हैं आपको एक जो ख़ास तौर पे ऐसे पेरेंट्स जिनकी पहली अटेम्प्ट है या वो एकेडमी नहीं आ सकते हैं या जिनका कोई साइंस बैकग्राउंड नहीं है, वो इससे एक अच्छा जनरल आइडिया ले सकते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है और एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्या क्या टेक्निक हो सकती है या ये जो टॉपिक है इसकी हमने कौन कौन सी डोमेन में रहना है। मैं अपनी वीडियो में कोशिश करती होती हूँ कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही जो हमारे सिलेबस की रिक्वायरमेंट है वही वाली डोमेन जो है उसको कवर करूं। इसके अलावा अननेसेसरी डिटेल्स में तो मैं नहीं जाती हूं। जो मेन चीज़ें होती हैं कि अगर एक क्वेश्चन है उसमें हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस चाहिए या फिजियोलॉजी है तो इसमें ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए होगा, तो मैं कोशिश करती हूं कि उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी डोमेन में रहते हुए कवर करूं। तो बिल्कुल आप इस पर रिलाय कर सकते हैं। 100% तो खैर नहीं कर सकते, इसको आप मज़ीद आपको अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियर करने के लिए, अपने ऑब्जेक्टिव की प्रेपरेशन के लिए आपको बुक हर सूरत कंसल्ट करनी पड़ेगी और बाज़ औक़ात थोड़ी सी चीज़ें आउट ऑफ द बॉक्स भी आ जाती हैं तो आपको वो भी कंसल्ट करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जी अगर हम देखें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जी मैम वीडियो थोड़ी लंबी बनाया करें, तो जी देखें जितना नेचर क्वेश्चन की है मैं उतनी ही वीडियो बनाती हूँ। अब ये कोई पोल साइंस का, आईआर का या पाक अफेयर या करंट अफेयर की तरह के लंबे लंबे टॉपिक्स तो हैं नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ब्रीफ चीज़ें हैं। जिस टॉपिक की जितनी रिक्वायरमेंट होती है हम उसको उसी डोमेन में देखकर टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अब देखें जैसे कल एनर्जी रिसोर्सेज का मैंने पिछला टॉपिक करवाया था परसों, उसकी वीडियो ऑलमोस्ट 21 मिनट्स की थी, तो उसमें वो सारे मैंने पॉइंट्स को डिस्कस किया। उसमें मैंने 3 टॉपिक्स को जो सिलेबस में मेंशन थे उन 3 टॉपिक्स को कवर किया, तो उसकी लेंथ इतनी बड़ी हो गई। अब जो बायोफ्यूल्स था वो तकरीबन 6 से 7 मिनट की वीडियो थी। तो डिपेंड करता है, ड्यूरेशन मैटर नहीं करती है कि मैं अगर लंबी वीडियो बनाऊँगी तो ही जो है वो टॉपिक अच्छे से क्लियर होगा या उसको इतना ही लंबा होना चाहिए। मैं मेरी टॉपिक चाहे मेरी वीडियो ब्रीफ भी हो लेकिन मैं उसमें सारे मेन पॉइंट्स कवर करती हूँ कि एक टॉपिक में क्या क्या हमारे सीएसएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसमें क्या क्या होना चाहिए। बाकी आप देख सकते हैं कि हमारी इसके अंदर चार्ट्स भी होती हैं, डायग्राम्स भी होती हैं। आप मज़ीद भी जो इजी आपको ज़्यादा इफ़ेक्टिव डायग्राम्स या चार्ट्स मिले आप वो भी अपनी प्रेपरेशन में ऐड ऑन कर सकते हैं। तो आप इस चीज़ से आप परेशान मत हो कि वीडियो लंबी नहीं है तो शायद इसमें मैंने कंटेंट्स को मिस कर दिया होगा। तो जी ये थे हमारी आज की जो एक वीडियो कि जी मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अबाउट आवर जनरल साइंस सीरीज़। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज हल हो गई होंगी और उनका जवाब भी आपको मिल गया होगा और आप सेटिस्फाइड भी हो गए होंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपनी फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।